हेलो दोस्तों, माय नेम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और मेन टॉपिक परिरक्षण प्रभाव, जिससे कि सीडिंग इफेक्ट तथा डिसीडिंग इफेक्ट के बारे में। और इसे शुरू करने से पहले हमें प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानना होगा। जब हम किसी मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर तो घूमते ही हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसे चुंबकीय क्षेत्र को ही प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के अपने अक्ष पर घूमने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसे कि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक पदार्थ है, जिस पदार्थ का हम NMR अर्थात न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस निकाल रहे हैं, और इसमें यहाँ से रेडियो वेव डाली जाती है। तो इस पदार्थ के अंदर जो अणु होते हैं, उन अणुओं के केंद्र में एक नाभिक होता है, और इस नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर घूमने के साथ साथ ही अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, और अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड को प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, एक अणु है, और इस अणु के केंद्र में प्रोटॉन है, और इस प्रोटॉन का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि यह प्रोटॉन भी अपने अक्ष पर घूमता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी चक्रण करते हैं अपने अक्ष पर, जिसके फलस्वरूप उसके चक्रण से भी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसे कि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं परिरक्षण प्रभाव के बारे में, अर्थात सीडिंग इफेक्ट के बारे में। प्रोटॉन पर पड़ने वाले बृहद चुंबकीय क्षेत्र का ये प्रेरित क्षेत्र विरोध करता है। अर्थात जो प्रोटॉन होता है अणु के केंद्र में, उस पर जो बृहद चुंबकीय क्षेत्र पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र होता है वह उसका विरोध करता है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बृहद चुंबकीय क्षेत्र से प्रोटॉनों का परिरक्षण करते हैं, और इसी को ही परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। और इस प्रकार से प्रोटॉनों का जो परिरक्षण होता है वह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, तो वे ऊर्जा का अवशोषण उच्च चुंबकीय क्षेत्र में करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये डाउन फील्ड है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कम मात्रा में करते हैं। ये अप फील्ड है, जहाँ की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अधिक मात्रा में करते हैं। अब हम देखते हैं अपरिरक्षण प्रभाव के बारे में, अर्थात डिसीडिंग इफेक्ट के बारे में। यदि प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म का घनत्व कम होता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोटॉन होता है वह निम्न चुंबकीय क्षेत्र में भी ऊर्जा को अवशोषित करता है, और इस प्रकार के प्रभाव को अपरिरक्षण प्रभाव कहा जाता है, अर्थात डिसीडिंग इफेक्ट कहा जाता है। अर्थात अगर प्रोटॉन के चारों ओर घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जब उनकी डेंसिटी कम होती है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोटॉन होते हैं वह निम्न चुंबकीय क्षेत्र में भी ऊर्जा को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, और इसी प्रभाव को डिसीडिंग इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये अप फील्ड है, जिसमें कि जो ये R है, ये CH2 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर R का प्लस इफेक्ट है। और ये डाउन फील्ड है, जहाँ पर जो ये क्लोरीन है, ये CH2 से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर Cl का माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर R का प्लस आई इफेक्ट है अप फील्ड में। और इसका कारण यह है कि जो ये अप फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है, और जो ये डाउन फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम है, इसलिए यहाँ पर Cl का माइनस आई इफेक्ट और R का प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि R समूह के कारण प्लस आई इफेक्ट के कारण CH2 के प्रोटॉनों का परिरक्षण प्रभाव है, और R समूह के माइनस आई इफेक्ट के कारण CH2 के प्रोटॉनों का परिरक्षण प्रभाव है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो ये R समूह है, इसके प्लस आई इफेक्ट के कारण CH2 के जो प्रोटॉन है उनका परिरक्षण प्रभाव है, और यहाँ पर R समूह के या Cl के माइनस आई इफेक्ट के कारण जो यहाँ पर CH2 का अपरिरक्षण प्रभाव है। अब हम नाभिकीय परिरक्षण एवं अपरिरक्षण के बारे में देखेंगे। किसी मॉलिक्यूल के सभी प्रोटॉन एक ही चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर एनर्जी को अवशोषित नहीं करते हैं। अर्थात जो कि कोई मॉलिक्यूल है, उसके जो सभी प्रोटॉन होते हैं वह एक ही चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में एनर्जी को अवशोषित नहीं करते हैं। अर्थात सबके एनर्जी को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वह अलग अलग होती है, अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र में। इनमें से कुछ अन्य की तुलना में उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के वातावरण में होते हैं, जिनके फलस्वरूप ऐसे नाभिक अन्य की तुलना में थोड़ी भिन्न प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की एनर्जी को अवशोषित करते हैं। और वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र का जो वातावरण होता है वह दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला कि इलेक्ट्रॉनों के सर्कुलेशन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात इलेक्ट्रॉन चुंबक के चारों ओर
अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, परंतु अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। तो उनके चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा अन्य निकटतम प्रोटॉन या अन्य नाभिक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों ये तो था शेडिंग एंड डिशेडिंग इफेक्ट। अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो दोस्तों आज हम इसी में ही एक नया टॉपिक ऐड करेंगे रासायनिक विस्थापन के बारे में, अर्थात केमिकल शिफ्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉनों के शेडिंग एवं डिशेडिंग इफेक्ट के कारण जब पीएमआर सिग्नल के स्थान में परिवर्तन हो जाता है, जिसे कि रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उन्हीं के द्वारा शेडिंग एंड डिशेडिंग इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के शेडिंग एंड डिशेडिंग इफेक्ट के कारण जब प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल के स्थान में परिवर्तन होता है तो इसे की ही रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो ये हमारा डायग्राम बना रखा है, इसमें ये ऊपर की तरफ ये हार्टन में आवृत्तियाँ बताई गई है कि जो प्रोटॉन होता है वो एनर्जी को जो अवशोषित करता है कितने हार्टज की आवृत्ति में अवशोषित करता है, और जो नीचे की तरफ है ये सिग्नल की स्थिति बताई गई है, ये अप फील्ड और ये डाउन फील्ड में। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आगे देख लेते हैं। केमिकल शिफ्ट को किसी यूनिट में मापना संभव नहीं होता है, अर्थात जो केमिकल शिफ्ट होती है उसे किसी भी यूनिट में मापना संभव नहीं होता है, और इसके लिए टीएमएस को स्टैंडर्ड मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये टीएमएस है, इसे की स्टैंडर्ड मानते हैं, अर्थात टीएमएस की जो वैल्यू होती है उसे 0 मानते हैं और यहीं से मापना शुरू करते हैं। तो जो टीएमएस की फुल फॉर्म होती है वो होती है टेट्रा मिथाइल सीलेन, और केमिकल शिफ्ट को प्राय लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी कंपाउंड का प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो हम उस कंपाउंड में टीएमएस की 1-2 की अल्प मात्रा मिला देते हैं, और जो टीएमएस से प्राप्त सिग्नल होता है उसमें लैम्डा की वैल्यू 0 होती है, और टीएमएस के सिग्नल में लैम्डा का मान 0 होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केमिकल शिफ्ट को किसी यूनिट में मापना संभव नहीं होता है, इसके लिए टीएमएस को स्टैंडर्ड मानते हैं, अर्थात टीएमएस की वैल्यू को 0 मानते हैं और यहीं से मापना शुरू करते हैं। तो इसीलिए यहाँ लैम्डा का मान 0 होता है। और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि जो रासायनिक विस्थापन होता है अर्थात केमिकल शिफ्ट होती है उसमें टीएमएस को संदर्भ यौगिक चुनने का क्या कारण होता है। तो इसे मैं आपको बताता हूँ कि रासायनिक विस्थापन में टीएमएस को चुनने का कारण क्या होता है। इसमें जो बीच में है ये सिलिकॉन है और इसके चारों तरफ 4 CH3 है, और इसमें 3 6 3 9 3 12, इसमें 12 तुल्य प्रोटॉन होते हैं जो केवल एक ही तीव्र सिग्नल देते हैं, अतः इनकी अल्प मात्रा होते हुए भी सिग्नल प्राप्त होते हैं। क्योंकि इसमें जो 12 तुल्य प्रोटॉन होते हैं और ये अधिक तीव्र सिग्नल वाले होते हैं, और इनकी अल्प मात्रा होने पर भी अथवा कम मात्रा होने पर भी इनके सिग्नल को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और जो इनका प्रोटॉन केमिकली और इनके जो प्रोटॉन होते हैं वो केमिकली समान होने के कारण एनर्जी को अवशोषित एक ही स्थान पर करते हैं, अर्थात एनर्जी का एब्सॉर्प्शन एक ही स्थान पर करते हैं, और यह अधिक अक्रिय और वाष्पशील होते हैं। इसीलिए किसी रासायनिक शिफ्ट में अर्थात रासायनिक विस्थापन में टीएमएस को ही संदर्भ यौगिक के रूप में चुना जाता है। अब हम इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट केमिकल शिफ्ट को सामान्यतः अब हम इसकी यूनिट के बारे में जान लेते हैं। केमिकल शिफ्ट को सामान्यतः टीएमएस के सापेक्ष आवृत्ति की इकाई हार्टन में व्यक्त किया जाता है, और यदि लैम्डा की वैल्यू कम होती है तो इस स्थिति में शेडिंग इफेक्ट प्रकट करता है, और यदि लैम्डा की वैल्यू अधिक होती है तो यह डिशेडिंग इफेक्ट को प्रकट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर की तरफ आवृत्ति दी गई है हार्टन में और नीचे की तरफ ये स्थिति दी गई है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि जब लैम्डा का मान कम होता है तो इस प्रकार का जो प्रभाव होता है या शेडिंग इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। जैसे कि टीएमएस जो होता है इसमें जो लैम्डा की वैल्यू 0 होती है, और जैसे कि माना कि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 2 ही है, अर्थात लैम्डा की वैल्यू कम है 2 है, तो यह शेडिंग इफेक्ट को प्रदर्शित कर रहा है। और जब लैम्डा की वैल्यू अधिक होती है तो यह डिशेडिंग इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर जो ये लैम्डा है, यहाँ पर टीएमएस की लैम्डा की वैल्यू 0 है और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मान लो कि 8 है डाउन फील्ड में, तो यह डिशेडिंग इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। इसी टॉपिक से संबंधित हम एक इक्वेशन कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक स्पेक्ट्रोमीटर में 60 मेगाहर्ट्ज का एक बृहद चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त करने पर टीएमएस के सापेक्ष 120
हर्ट्ज पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल प्राप्त होता है। तो रासायनिक विस्थापन की गणना कीजिए। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि जो ये रासायनिक, हम जानते हैं कि जो रासायनिक विस्थापन होता है वह हर्ट्ज में प्रेक्षित विस्थापन बटे हर्ट्ज में प्रयुक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर दिया गया है प्रेक्षित विस्थापन 120 मेगा हर्ट्ज। तो 120 गुणा के 10⁶ और जो स्पेक्ट्रम में ब्रहा चुंबकीय क्षेत्र है अर्थात जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ब्रहा आवृत्ति जो है वह 60 मेगा हर्ट्ज है। तो जो ये इसका आंसर आएगा वो 2 ppm आएगा। अर्थात 120 हर्ट्ज की आवृत्ति में, ये 120 दे रखा है ना, तो 120 लगभग यहीं पे होगा। 120 हर्ट्ज की आवृत्ति में जो इसका आंसर आएगा वो 2 ppm आएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक ख़त्म होता है जिसमें कि हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए, रासायनिक विस्थापन के बारे में और सीडिंग डिसीडिंग इफेक्ट के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।